आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने वेज कंस्ट्रेंट पढ़ना स्टार्ट किया था। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हम पढ़ चुके थे। तो वेज कंस्ट्रेंट के मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा और फिर कुछ क्वेश्चन हमारे मिक्स होंगे जिनमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट दोनों ही चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। तो पहले मैं आपको वेज कंस्ट्रेंट के कुछ एग्जांपल्स कराता हूं, देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक ब्लॉक है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है और ये है हमारी वर्टिकल वॉल है और एक हमारे पास दूसरा ब्लॉक भी है। एक ब्लॉक ये है हमारे पास, एक ब्लॉक और है और जो हमारा दूसरा ब्लॉक है वो इस तरह से है और ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हुए स्लाइड करेंगे। ये दो ब्लॉक हैं, इन दोनों ब्लॉक का अपना अपना मास है। इस ब्लॉक का मास m1 मान लेते हैं और इस ब्लॉक का मास m2 मान लेते हैं और मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। और क्वेश्चन ये है कि बताइए जब हमने इस सिस्टम को रिलीज किया तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा और ये m2 वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर रिलीज। आप इसे सॉल्व करें एक बार। सभी ट्राई करो, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखो, एक बात हम ये जानते हैं कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। इसका एक्सेलरेशन में मान लेता हूं बच्चों a2 है और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, उसको मैं मान लेता हूं a1 है। अब हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल n, और इस नीचे वाले ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n। अब हमें करने हैं इसके कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट हमें वर्टिकल डायरेक्शन में करना होता है और एक कंपोनेंट हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करना होता है। तो अगर हमारा ये एंगल थीटा है तो बच्चों एंगल थीटा कौन सा होगा? ये एंगल हमारा थीटा होगा। तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा n cos थीटा और जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा n sin थीटा। सिमिलरली आप यहां पर इन n cos थीटा n sin थीटा को ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में जो इसके अपोजिट ये हो गया n cos थीटा और इस डायरेक्शन में इसके अपोजिट ये हो जाएगा आपका n sin थीटा। अब अगर मैं इस वाले ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देखूं तो इस वाले ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है और वो है n cos थीटा और ये n cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। अगर हम इसकी बात करें, इस पे ऊपर लग रहा है n sin थीटा और नीचे क्या लगेगा m1g, लेकिन इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो नेट फोर्स किधर लिखेंगे? डाउनवर्ड। तो mg माइनस n sin थीटा, दिस इज m1a1। अब यहां सवाल आता है कि सर हमारे सामने इक्वेशन 2 हैं और अननोन 3 है। अननोन कौन कौन है बेटा? a1, a2 एंड n। तो अननोन अगर 3 है तो इक्वेशन भी 3 ही होनी चाहिए, लेकिन इक्वेशन कितनी है हमारे पास? 2। तो एक इक्वेशन हमें और चाहिए। तो हमने अभी तक इस बात का इस्तेमाल नहीं किया कि ये दोनों कांटेक्ट में रहते हुए स्लाइड करेंगे, मतलब अभी तक हमने वेज कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन को यूज नहीं किया। वेज कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन को यहां से मैं एक अलग डायग्राम बना के आपको समझाता हूं, देखिएगा। एक ये ऐसे ब्लॉक है और दूसरा ये इस तरह से है।
ठीक। अब कहानी यह है कि जो ये वाला हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ईच पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा a1, और ये ब्लॉक किधर आ रहा है डाउनवर्ड, तो इस ब्लॉक के ईच पॉइंट का एक्सेलरेशन a1 है और डाउनवर्ड है। इस वाले ब्लॉक की बात करें, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इस ब्लॉक के ईच पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, और उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, a2, इस ब्लॉक के ईच पॉइंट का एक्सेलरेशन। अब हमें क्या करना है, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट ये दोनों आपस में कांटेक्ट में हैं। अब वेज कंस्ट्रेंट का रिलेशन याद करिए, जो कांटेक्ट में रहते हुए स्लिप करते हैं उनके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर बराबर होते हैं। तो यहां पे ये वाला जो है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका जो एक्सेलरेशन है वो है हॉरिजॉन्टल। हमें चाहिए इनके कंपोनेंट्स, कौन से डायरेक्शन में चाहिए, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये जो लाइन में बना रहा हूं डॉटेड लाइन, ये लाइन है कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। अब अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल बच्चों कितना आएगा, थीटा। अब सुनना, हॉरिजॉन्टल वाला कौन है, a2, तो a2 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों, a2 cos थीटा। वर्टिकल वाला कौन है, a1, और उसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, तो ये 90 माइनस थीटा बचेगा, तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा, तो ये आएगा a1 sin थीटा। आपके पास तीन इक्वेशन है, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आपको सॉल्व करनी है, और सॉल्व करके आपको n, a1 और a2 तीनों कैलकुलेट करने हैं, और ये सभी की कॉपी में सॉल्व मिलना चाहिए। जब आप ऑफलाइन होंगे तो मैं आपकी सबकी कॉपी चेक करूंगा, तो ये आपके रजिस्टर में सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग इसको सॉल्व करें। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, लिख लो इसको। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और समझाता हूं, जैसे कि एक चीज में अब आगे जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें हमारे वेज कंस्ट्रेंट और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दोनों के मिक्स क्वेश्चन होंगे। पहले मैं आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का एक स्पेशल क्वेश्चन करा लेता हूं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन करा रहा हूं, सुनना। अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इनको बहुत ध्यान से समझना। तो ये एक रॉड है, ये क्या है बेटा, एक रॉड है, और ये एक रिंग है, ये रिंग है और रिंग का मास है m, और ये है रस्सी, ये है पुली, और यहां पे एक अनदर ब्लॉक है जिसका मास मान लेते हैं 2m है। और ये जो रिंग है ना, आप इस रिंग को ऐसे समझ सकते हो, इस रिंग को यहां पे एक रस्सी से बांधा गया है, ये अलग से एक रस्सी है, ब्लैक कलर की रस्सी एक अलग रस्सी है, और ये वाली रस्सी एक अलग रस्सी है, ब्लैक कलर वाली एक अलग रस्सी है। और क्वेश्चन ये है कि इस ब्लैक वाली रस्सी को काट दिया गया, ब्लैक वाली रस्सी को क्या कर दिया बेटा, काट दिया गया। तो आपको बताना है कि जस्ट आफ्टर कट, इस ब्लैक वाली रस्सी को काटने के तुरंत बाद एक्सेलरेशन क्या होगा रिंग का एंड ब्लॉक का, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको सॉल्यूशन समझाता हूं। तो देखो, ये ब्लैक वाली रस्सी काट दी गई, सॉल्यूशन में ब्लैक वाली रस्सी का कोई रोल नहीं है, तो मैं इस ब्लैक वाली रस्सी को अब हटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसको हमने काट दिया है और हमारे सॉल्यूशन के दौरान अब इसका इसमें कोई रोल नहीं आने वाला है, तो ये मैंने हटा दिया, ठीक। अब एक बार आप लोग ट्राई करो, एटलीस्ट आप लोग इसका न्यूटन्स लॉ तो लिखो, बाकी का इक्वेशन मैं लिख के दिखाता हूं आपको। तो देखिए, एक सेकेंड, ओके, देखो भाई, इसका एक्सेलरेशन आप इधर मान लो a। अब कोई बोलेगा सर इधर क्यों माना, तो मुझे बताओ ये रिंग जाएगी किधर, ये रॉड तोड़ के नीचे नहीं आ सकती, ये रॉड तोड़ के ऊपर नहीं जा सकती, इसके पास एक ही चॉइस है कि ये रॉड पे स्लाइड कर सकती है, तो या तो ये राइट जाएगी या लेफ्ट जाएगी, तो मैंने माना ये राइट जा रही है स्मॉल a से। और जो ये मेरा 2m मास का ब्लॉक है, ये डाउनवर्ड जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, b से।
तो वो राइट जा रहा है ए से और ये डाउनवर्ड जा रहा है बी से। अब हम ऐसा करते हैं, पहले न्यूटन्स लॉ लिखते हैं। मैं मान लेता हूं इस रस्सी में टेंशन T है, तो ऊपर लगेगा इस पे T और नीचे लगेगा 2m इंटू जी। तो नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा 2mg माइनस T इक्वल टू 2m इंटू बी। नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एंगल आपको सवाल में दिया गया है, दैट एंगल इज थीटा। मैं लिखना भूल गया, लेकिन दिस इज गिवन टू यू। और इस रिंग पे T लगेगा इधर। अब मुझे एक बात बताओ, रिंग का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में a है, तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स ma लिखना पड़ेगा। तो इस t का कंपोनेंट करो हॉरिजॉन्टल। तो t का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा बच्चों, वो कितना आएगा, t cos थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया, t cos थीटा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस t cos थीटा के अलावा और भी कोई फोर्स नहीं है, mg नॉर्मल, दे आर वर्टिकल, ओनली t cos थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज m इंटू a। मेरे इस इक्वेशन में 3 अननोन है, a b and t, तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए। तो थर्ड इक्वेशन, तो अब आप याद करिए, मैंने वेलोसिटी के लिए एक रिलेशन बताया था, जब रस्सी के बीच में एंगल बदलता है और पुली जब स्टेशनरी होती है, तो मैंने बताया था एंड पॉइंट की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ बराबर होता है। ये स्टेटमेंट एक्सेलरेशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है अगर वेलोसिटीज जीरो हो तो। ये हमेशा एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये एक्सेलरेशन के लिए सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा, जब वेलोसिटी जीरो होंगी। आप याद करो बच्चा, मैंने अभी रस्सी काटी है, अभी इनके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, जीरो। और अगर इनकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो मेरा स्टेटमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा एक्सेलरेशन के लिए। इस रस्सी के एंड पॉइंट का एक्सेलरेशन राइट साइड में होगा। क्यों? क्योंकि रस्सी का ये एंड पॉइंट रिंग से अटैच्ड है। जिधर रिंग चलकर जाएगी उधर रस्सी का ये एंड पॉइंट चल के जाएगा, तो रस्सी का एंड पॉइंट चल के जाएगा राइट में। तो ये आया उसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन, दैट इज a cos थीटा, और ये एंड पॉइंट का कंपोनेंट अलोंग द लाइन, दैट इज v। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, यू कैन सॉल्व। लिख लो, ठीक है। चलिए, अब आपको मैं कंस्टेंट रिलेशन और कुछ मिक्स क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं। एक चीज मैंने अब तक वैसे यूज तो की है और आप लोगों को पता नहीं चला, लेकिन मैं उसको आज समझाता हूं। न्यूटन्स लॉ फॉर ए सिस्टम, इसको मैंने कई बार यूज कर लिया, लेकिन आपको समझ नहीं आया वो तो कोई बात नहीं। मतलब मैंने आपको समझ में आने नहीं दिया या मैंने आपको पता चलने नहीं दिया, पर मैं इस चीज को यूज करता रहा। आज मैं इस चीज को समझाता हूं, बड़े गौर से समझिएगा। एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का होता है, वेलोसिटी किसी पार्टिकल की होती है, और पार्टिकल का साइज, आइडियल पार्टिकल के लिए हम बोलते हैं साइज कितना, जीरो। तो पार्टिकल का जो साइज होता है वो होता है जीरो। तो एक पार्टिकल, बहुत छोटा सा पार्टिकल, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा, आप मच्छर की आंख से भी छोटा समझ सकते हैं, बहुत छोटा, उस पार्टिकल का ही वेलोसिटी होती है और उस पार्टिकल का ही एक्सेलरेशन होता है। उस पार्टिकल का ही हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक मच्छर उड़ रहा है, तो मच्छर की आंख जो है उसको एक पार्टिकल समझ लीजिए, ठीक। अब मेरी बात सुनना। अब जैसे आपके सामने एक डस्टर है, यहां पे ये एक डस्टर है, ये डस्टर यहां रखा है। ये डस्टर कितने पार्टिकल से मिलकर बनाए? ये डस्टर इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बनाए। मुझे इनफाइनाइट तो नहीं, पर ऐसे बोल सकते हैं वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। ये डस्टर किससे मिलकर बना है? बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर ये डस्टर बना है। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि जब ये डस्टर चल के जा रहा है, देखो ये डस्टर अभी चल के जा रहा है, तो इस डस्टर के सभी पार्टिकल चल के जा रहे हैं। इस डस्टर के सभी पार्टिकल चल के जा रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं जितनी वेलोसिटी किसी एक पार्टिकल की है उतनी ही वेलोसिटी बाकी सभी पार्टिकल की है। अब आप बोलें हम कैसे भरोसा करें इस बात पे? तो देखो बेटा, वेलोसिटी का काम होता है लेके जाना। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द वेलोसिटी। मुझे बताइए
जब इस डस्टर को यहां पे देखिएगा, यहां पे मैं एक लाइन बना देता हूं, ये एक लाइन आपको दिख रही है, ऐसे देखिए ये एक डस्टर है। अब इस डस्टर को आप ऐसे देखिए, मैं इस यहां से लेके यहां तक लेके जाऊंगा तो ये डस्टर है मेरा। जब मेरा डस्टर यहां से यहां तक चल के गया तो सभी पार्टिकल ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया सेम टाइम में, इसका मतलब सभी पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर है। तो अगर सभी पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर होता है तो उस वेलोसिटी को हम उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कहते हैं। तो ये याद रहे, पार्टिकल की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तक हम कैसे पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं फिर से मैं बता रहा हूं। आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है, अगर उन सभी पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर हो, अगर उन सभी पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर हो तो उस वेलोसिटी को हम उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी कह सकते हैं। हाँ, अगर सबका वेलोसिटी अलग अलग हो तो फिर उसे हम ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नहीं कह सकते। और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऐसी कोई चीज नहीं होती, हमेशा वेलोसिटी एक पार्टिकल की होती है। सेम कहानी फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है वो किसी पार्टिकल का होता है। अब एक ऑब्जेक्ट जितने पार्टिकल से मिलकर बनी है, अगर उन सभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन बराबर हो, एक ऑब्जेक्ट जितने भी पार्टिकल से मिलकर बनी है, अगर उन पार्टिकल का एक्सेलरेशन बराबर हो तो उस एक्सेलरेशन को हम ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। हाँ, अगर सबका एक्सेलरेशन अलग अलग हुआ तो ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब सुनना। अब मैं बात कर रहा हूं न्यूटन्स लॉ फॉर ए सिस्टम, मतलब एक सिस्टम है। अब बात आती है, चलो सिस्टम किसको कहते हैं। पहला बात तो यह सिस्टम किसको बोलते हैं, तो देखो सिस्टम किसको कहते हैं, मैं लिख के दिखा रहा हूं। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स या फिर ऑब्जेक्ट। पार्टिकल्स या ब्रैकेट में बना के आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड सिस्टम। कभी भी कोई ये नहीं बोलेगा कि सिस्टम का वेलोसिटी और सिस्टम का एक्सेलरेशन, क्योंकि सिस्टम की वेलोसिटी का मतलब जनरलाइज कोई मतलब नहीं है। सिस्टम की वेलोसिटी का मतलब सिर्फ तभी निकाला जा सकता है जब सभी पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर हो। मतलब सिस्टम की वेलोसिटी अगर आप बोलेंगे तो वो सिर्फ एक केस में बोल सकते हो। कौन से एक केस में बोल सकते हो? जब सिस्टम के सभी पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर हो। अगर सिस्टम के सभी पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर नहीं है तो आप सिस्टम का वेलोसिटी शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह से सिस्टम का एक्सेलरेशन, ये वाला शब्द सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब सिस्टम के सभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन बराबर हो। अगर सिस्टम के सभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन बराबर नहीं है तो आप सिस्टम का एक्सेलरेशन ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये क्लियर रहे, टर्मिनोलॉजी बहुत मैटर करती है। आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच है उसमें बहुत मैटर करती है कि आप किस टर्मिनोलॉजी को लेके सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या टर्मिनोलॉजी चल रही है। तो सिस्टम का वेलोसिटी और सिस्टम का एक्सेलरेशन, ये दोनों चीजें आप सिर्फ तभी इस्तेमाल करेंगे जब सिस्टम के सभी पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बराबर होंगे। अगर वेलोसिटीज बराबर है तो सिस्टम का वेलोसिटी शब्द बोला जा सकता है, और एक्सेलरेशन बराबर है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन शब्द बोला जा सकता है। अदरवाइज सिस्टम का वेलोसिटी और सिस्टम का एक्सेलरेशन, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं होगा। क्लियर रहे? बहुत अच्छे। टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ। तो ये है बेटा, अब मान लीजिए मेरे पास ये बहुत सारे पार्टिकल हैं और ये पार्टिकल जो हैं ये मिलके सिस्टम बनाते हैं। तो लेट देयर n पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल हैं बेटा?
मेरे पास n पार्टिकल्स हैं और ये n पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। और याद रहे न्यूटन सेकंड लॉ सिस्टम के लिए नहीं लिखा न्यूटन ने न्यूटन सेकंड लॉ एक पार्टिकल के लिए लिखा था। न्यूटन ने न्यूटन सेकंड लॉ एक पार्टिकल के लिए लिखा था, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के लिए लिखा था, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के सभी पार्टिकल का वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट के सभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए। ठीक, तो सबसे बेस्ट आप यही बोले कि न्यूटन ने न्यूटन सेकंड लॉ एक पार्टिकल के लिए लिखा था। अब बात आती है कि न्यूटन ने न्यूटन सेकंड लॉ एक पार्टिकल के लिए लिखा था, तो आप बोलेंगे आप इस 2m पे क्यों लगाए, ये तो एक ऑब्जेक्ट थी 2m मास की। हाँ, तो मैं क्यों लगाया उसका कारण देता हूं। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के सभी पार्टिकल का, जितने भी पार्टिकल से मिलकर ये ऑब्जेक्ट बनी है, इस ऑब्जेक्ट के सभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन बराबर था। इसलिए इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक पार्टिकल की तरह मान लिया, क्योंकि इसके सभी पॉइंट का एक्सेलरेशन, सभी पॉइंट का वेलोसिटी बराबर था। सेम कहानी इस रिंग के लिए, रिंग तो एक ऑब्जेक्ट थी, तो मैंने रिंग को एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया, क्योंकि रिंग के सभी पॉइंट का वेलोसिटी बराबर था, रिंग के सभी पॉइंट का एक्सेलरेशन बराबर था। तो अगर आपको कभी भी फ्यूचर में एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिले जिसके सभी पॉइंट का वेलोसिटी बराबर हो, सभी पॉइंट का एक्सेलरेशन बराबर हो, तो आप उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट मान लेना, नो टेंशन। ठीक है, अब मेरा ये सिस्टम है, ये मेरा n एक मेरा सिस्टम है जो n पार्टिकल से मिलकर बना है, और जो मेरे ये n पार्टिकल है इन सबकी वेलोसिटी अलग अलग भी हो सकती हैं और सबकी वेलोसिटी सेम भी हो सकती हैं। मैं एक जनरलाइज केस में आपसे बात करूंगा, इन सभी पॉइंट का एक्सेलरेशन बराबर भी हो सकता है और इन सभी पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग भी हो सकता है। मैं एक जनरल केस में आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर सबका वेलोसिटी बराबर नहीं हुआ तो सिस्टम की वेलोसिटी शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सभी का एक्सेलरेशन बराबर नहीं हुआ तो सिस्टम का एक्सेलरेशन शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं आगे। तो देखो, तो कहानी ये है बेटा कि अगर हम जैसे इस पार्टिकल का अगर नाम दे दें, लेट्स से दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2, दिस इज पार्टिकल 3, दिस इज पार्टिकल 4 एंड सो ऑन, ऐसे n नाम दिए जाएंगे। तो पार्टिकल 1 पे फोर्स कौन लगाएगा? पार्टिकल 1 पे पार्टिकल 2 लगा सकता है, 3 लगा सकता है, 4 लगा सकता है। मतलब इस सिस्टम में जो n पार्टिकल है उनमें से पार्टिकल 1 पे, तो 1 को छोड़ दें तो कितने पार्टिकल बच गए? n-1। तो इस पार्टिकल 1 पे कितने पार्टिकल फोर्स लगा सकते हैं? n-1 पार्टिकल फोर्स लगा सकते हैं। और पार्टिकल 1 पे बाहर से भी फोर्स लग सकता है। कुछ ऐसे भी तो पार्टिकल हो सकते हैं जो सिस्टम का हिस्सा ही ना हो। तो जो पार्टिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो अगर फोर्स लगाएंगे तो वो कौन हो जाएगा? हमारा एक्सटर्नल फोर्स। और जो हमारे पार्टिकल सिस्टम का हिस्सा हैं, ये लोग जो फोर्स लगाएंगे वो कौन हो जाएगा? इंटरनल फोर्स। इस बात का एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, एक पर्सन है या एक बच्चा है, उसको मान लो घर के सभी आदमी एक एक थप्पड़ मार दिए, तो ये जो फोर्स लगा वो उस घर के लोगों ने लगाया। अगर हम उस पूरे घर को एक सिस्टम मान लें तो इस बच्चे पे जो फोर्स लगा, ये जो घर के लोगों ने जो एक एक थप्पड़ मार के फोर्स लगाया, ये सिस्टम का इंटरनल फोर्स हुआ, क्योंकि ये एक सिस्टम हमने माना था। हाँ, और कोई पड़ोसी के मोहल्ले वाला आके थप्पड़ मार गया तो वो कौन हो गया? एक्सटर्नल फोर्स। तो वही मैं कह रहा हूं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल और इंटरनल डिसाइड करने से पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि सिस्टम कौन है। ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल डिसाइड करने से पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि आपका सिस्टम में कौन कौन पार्टिकल हैं और कौन कौन पार्टिकल सिस्टम में नहीं हैं। ये कंप्लीट आपकी फ्रीडम होती है कि आप किस किस को सिस्टम में कंसीडर करना चाहते हैं और किस किस को सिस्टम में कंसीडर करना नहीं चाहते। ये आपकी मर्जी है। हम सवाल की सिचुएशन के हिसाब से, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अपने सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं। तो अगर हम पार्टिकल 1 पे बात करें तो पार्टिकल 1 पे जो फोर्स लगेगा तो वो लगेगा F1 एक्सटर्नल। पार्टिकल 1 पे बाहर से लगने वाले सभी फोर्सेस का समेशन प्लस, इसको इधर लिखते हैं, इस लाइन को मैं हटा देता हूं।
आपने लिख ली होगी, बोला है नहीं लिखी हो तो लिख लो बैक जाके। अब मैं आपको ये न्यूटन सेकंड लॉ लगा के दिखाता हूं आपको सिस्टम पे। ये मेरे एन पार्टिकल्स हैं, तो देखिएगा। तो पार्टिकल न्यूटन ने सेकंड लॉ लिखा ही पार्टिकल के लिए लिखा था। तो अगर मैं पार्टिकल 1 पे बात करूंगा तो पार्टिकल 1 पे लगने वाले फोर्सेस दो तरह के होंगे, F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल। इन दोनों टर्म को मैं समझाता हूं, ये दोनों टर्म एक्चुअली में है क्या। कि पार्टिकल 1 पे बाहर वाले लोगों ने कितना फोर्स लगाया। बाहर वाले लोगों का मतलब है जो सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने जो फोर्स लगाया उस सब का समेशन, वो है F1 एक्सटर्नल पार्टिकल 1 पे बाहर से लगने वाला टोटल फोर्स। और ये है पार्टिकल 1 पे जो पार्टिकल 1 का जो पार्टिकल का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के लोगों ने पार्टिकल 1 पे कितना फोर्स लगाया। तो अगर मेरे n पार्टिकल थे तो n-1 पार्टिकल फोर्स लगा सकते हैं। तो उनके फोर्सेस का समेशन कौन सी टर्म में आएगा, F1 इंटरनल में, और बाहर वालों का समेशन किस में है, F1 एक्सटर्नल में। ये हुआ पार्टिकल 1 पे लगने वाला नेट फोर्स, और ये बराबर आएगा आपका m1a1 वेक्टर। देख लो यहां से। सिमिलर इक्वेशन मैं पार्टिकल 2 के लिए भी लिख सकता हूं। पार्टिकल 2 पे लगने वाला बाहर से एक्सटर्नल फोर्स प्लस पार्टिकल 2 पे लगने वाला इंटरनल फोर्स, और ये जो बराबर आता है, ये बराबर आता है बच्चों m2a2 वेक्टर के। और ये सारी टर्म को हमें कर देना है समेशन। तो जब हम इन सारी टर्म का समेशन करेंगे तो ये वाली सारी टर्म ऐड हो जाएंगी। तो ये हो गया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो, समेशन ऑफ एफ आई एक्सटर्नल प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटरनल, I goes to 1 to n, I goes to 1 to n, and that equal to m1a1 vector plus m2a2 vector and so on. n पार्टिकल है तो m1a1, m2a2, m3a3 and so on up to mnan। अब मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि जो ये वाली चीज होती है, यहां पे वेक्टर लगा लें, ये वाली जो चीज होती है वो जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, इसके जीरो होने का कारण क्या है, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये वाला जिस चीज होती है वो क्या होती है, जीरो। ये मेरी बात आप माने जीरो होती है, मैं आपको यहां साइड में समझाऊंगा। अभी पहले मैं इस लाइन को कंप्लीट कर लेता हूं। अच्छा, आप इस चीज को नोटिस करेंगे, ये टर्म क्या है, बाहर से लगने वाले सभी फोर्सेज का समेशन। ये पार्टिकल 1 पर जो बाहर से लगा, पार्टिकल 2 पर जो बाहर से लगा, पार्टिकल 3 पर जो बाहर से लगा, पार्टिकल 4 पर जो बाहर से लगा, पार्टिकल 5 पर जो बाहर से लगा, इसका मतलब सिस्टम की सभी पार्टिकल्स पर बाहर से लगने वाला टोटल फोर्स। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इस टर्म को मैं बोल सकता हूं नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। सिस्टम क्यों, क्योंकि सभी पार्टिकल मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम। जैसे हम बोले एक घर की कमाई क्या है, अरे बिल्डिंग तो दीवारें थोड़ी कमाती हैं। घर की कमाई का मतलब है कि घर में जितने भी आदमी हैं उन सबकी कमाई को जोड़ दो, ये हो गई उस घर की कमाई। तो वैसे मैं कह रहा हूं इस सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो जिस तरह से घर की कमाई में आपने घर किससे मिलकर बनाए, लोगों से मिलकर घर बना है, तो उन लोगों की कमाई आपने ऐड करी थी। वैसे मेरा सिस्टम किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर सिस्टम बना है। तो सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स, इसका क्या मतलब है, ईच पार्टिकल पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स का समेशन इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। और ये हो गया जीरो। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ये किसके बराबर होता है बच्चों, m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर प्लस m3a3 वेक्टर। ठीक है, अब ये वाली चीज कैसे जीरो होती है, मैं उस पर आपको कन्विंस करने की कोशिश करता हूं। ये वाली चीज कैसे जीरो होती है देखिएगा। तो पहले आप इसको इतना लिख लें, फिर मैं आपको कन्विंस करता हूं। ये सब मैं हटाता हूं क्योंकि मुझे ड्राइंग के लिए जगह चाहिए। लिख लें आप लोग।
सुनना बेटा, जैसे मान लो मेरे सिस्टम में दो पार्टिकल हैं, मेरे सिस्टम में एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, देयर आर ओनली टू पार्टिकल इन माय सिस्टम। तो जब मैं पार्टिकल वन, अब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि ये जो फोर्स होंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट वेक्टर होंगे। तो ये F1 इंटरनल में आएगा, ये वाला फोर्स कौन है, F1 इंटरनल, और ये कौन है, F2 इंटरनल। मतलब 2 पर सिस्टम के लोगों ने जो फोर्स लगाया वो हो गया F2 इंटरनल, और 1 पे जो सिस्टम के लोगों ने फोर्स लगाया वो हो गया F1 इंटरनल। और मेरे सिस्टम में दो ही पार्टिकल हैं, तो 1 पे लगाएगा 2 और 2 पे लगाएगा 1। अब 1 पे बाहर से भी लगेगा। अब मैं कह रहा हूं जब मैं सिस्टम का जब मैं इक्वेशन लिखूंगा और जब इंटरनल फोर्सेस का समेशन आएगा तो इस वाली टर्म का और इस वाली टर्म का समेशन आएगा। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म चेक करिए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसलिए दोनों क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट। जब हम 3 पार्टिकल का सिस्टम लेंगे, अब मैं 3 पार्टिकल का सिस्टम लेके समझाने की कोशिश करता हूं। ये 3 पार्टिकल है। अब देखो मैंने ऐसे क्यों बनाया है, आप याद करो न्यूटन्स थर्ड लॉ में जो फोर्सेज होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, ऐसा मैंने आपको कहा था, इसलिए मैंने इनको कोलिनियर बनाया है। ये जरूरी नहीं है कि उनमें अट्रैक्शन ही हो, उनमें रिपल्सन भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं अट्रैक्शन लेके समझा देता हूँ। इसने फोर्स इस पर ऐसे लगाया, इस पर फोर्स इसने ऐसे लगाया, इसने इस पर ऐसे, इसने इस पर ऐसे, और ये ऐसे और ये ऐसे। इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम देते हैं 2 और इसका नाम देते हैं 3। ये दोनों फोर्स किस में आएंगे, ये दोनों आएंगे F1 इंटरनल में। ये दोनों फोर्स किस में आएंगे, ये दोनों फोर्स आएंगे F2 इंटरनल वाली टर्म में। और ये दोनों फोर्स किस में आएंगे, ये दोनों फोर्स आएंगे F3 इंटरनल वाली टर्म में। क्योंकि जब मैं न्यूटन्स लॉ लिखूंगा पार्टिकल 1 पे, जब मैं पार्टिकल 1 पे न्यूटन्स लॉ लिखूंगा तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कि पार्टिकल 1 पे सिस्टम वाले लोग कितना फोर्स लगा रहे हैं और पार्टिकल 1 पे बाहर से कितना फोर्स लग रहा है। तो ये वाले जो फोर्स हैं ये सिस्टम के लोग लगा रहे हैं, किस पे, पार्टिकल 1 पे। तो ये कौन सी टर्म में आएंगे, F1 इंटरनल, ये किस में आएंगे, F2 इंटरनल, और ये किस में आएंगे, F3 इंटरनल। अगर मैं इन तीनों टर्म को ऐड करूंगा तो मुझे बताइए ये टोटल 6 वेक्टर हैं, ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। क्योंकि देखो ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोला था कि जो F1 इंटरनल वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, 0। अब बात सुनना, हमारी इक्वेशन कहां तक पहुंच गई थी, हमारी इक्वेशन यहां तक पहुंच गई थी, F वेक्टर एक्सटर्नल ऑन सिस्टम ये बराबर होता है M1A1 वेक्टर प्लस M2A2 वेक्टर एंड सो ऑन। अब मैं कह रहा हूं बच्चा, अगर ये इक्वेशन में x डायरेक्शन में लिखना चाहता हूं तो ये वाले फोर्स सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में लूंगा मैं, x डायरेक्शन में। ये एक्सेलरेशन कौन सा लूंगा मैं, x वाला, और ये भी एक्सेलरेशन कौन सा लूंगा मैं, x वाला। मतलब अगर मैं x के फोर्स लूंगा तो x के ही एक्सेलरेशन, अगर मैं y के फोर्स लूंगा तो y के एक्सेलरेशन, और अगर मैं z के फोर्स लूंगा तो z के एक्सेलरेशन। मतलब जिस डायरेक्शन के आप फोर्स लेंगे, वो डायरेक्शन कोई भी हो, जिस भी डायरेक्शन के आप फोर्स लेंगे उसी डायरेक्शन के आपको क्या लेने होंगे, एक्सेलरेशन। अब एक बात बताओ मुझे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि A1 A2 A3 ये सब नॉन जीरो हो लेकिन ये वाली टर्म जीरो हो? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? कुछ लोग पॉजिटिव हो जाएं और कुछ लोग क्या हो जाएं, नेगेटिव। तो कुछ पॉजिटिव हो जाए कुछ नेगेटिव हो जाए तो एक दूसरे से कट के मर जाएंगे, और लेफ्ट में क्या है, जीरो, तो चलेगा। मतलब ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। कैसा? कि ये वाली टर्म जीरो हो जाए और ये वाली टर्म क्या है, नॉन जीरो। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से आप जब मिलो तब पूछ लेना, लेकिन अभी मेरी ये बात मानो कि ये संभव है कि ये अगर जीरो हो जाए और ये नॉन जीरो हो जाए। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देके दिखा देता हूं। देखो ये एग्जांपल देके दिखाता। आप ये बताओ, मान आप इतना तो जानते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स से, Gm1m2/r², इतना तो जानते हो ना। तो सुनो, एक पार्टिकल है जिसका मास है m1 और एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2, और दुनिया में इन दो पार्टिकल के अलावा तीसरा कोई पार्टिकल है ही नहीं। क्या मानना है आपको? दो पार्टिकल, एक का मास लेना है m1, दूसरे का मास लेना है m2, और यह मानना है कि इन दो पार्टिकल के अलावा इस दुनिया में और कोई पार्टिकल है ही नहीं।
इन दो पार्टिकल के अलावा इस दुनिया में और कोई पार्टिकल है ही नहीं, ये आपको मान के चलना है। अब मुझे बता, जब मैं इन दोनों पार्टिकल को रिलीज करूंगा कि भाई तुम्हें मोशन करना है करो, तो M2 वाला M1 को अट्रैक्ट करेगा और M1 वाला M2 को अट्रैक्ट करेगा। इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, इसका एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा। अब मुझे बताओ, इस सिस्टम पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं, ये वाली टर्म जीरो है, लेकिन दोनों ही एक्सेलरेशन क्या है? नॉन जीरो। तो ऐसा संभव है। अब देखो, एक बात सुनो मेरी, आपके जो अंदर से आवाज आती है ना, जिसको कहते हैं इंट्यूशन, कि सर हमें ऐसा लग रहा है, सर ऐसा होना चाहिए, तो जो ये आपको लग रहा होता है ना बेटा, ये हमेशा सही लगे ये जरूरी नहीं है। अगर आपको ये लगने वाली चीज हमेशा सही लगती तो मुझे ना पढ़ाने की जरूरत थी, ना आपको पढ़ने की जरूरत थी। पेपर में सीधे जाते और आपको जो लगता है वो टिक कर देते, सबके फुल में से फुल नंबर आते। लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि जो ये लगता है ये सही नहीं लगता, इसलिए इस लगने पे कभी भरोसा नहीं करने का, ये मरवा देता है ये लगना। ठीक है ना? हमेशा उसी बात को उसी इंट्यूशन पे भरोसा करेंगे जिसको फिजिक्स के लॉज या साइंस के लॉज सपोर्ट करेंगे। अगर साइंस के लॉज आपके लगने को सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप उस चीज पे भरोसा नहीं करेंगे। ठीक, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि ये वाली चीज जीरो है, फिर भी A1 A2 दोनों कैसे हैं? नॉन जीरो। तो आपको ये भरोसा करना है मेरी बात पे कि ऐसा संभव है कि ये चीज जीरो हो जाए लेकिन A1 A2 क्या हो जाए? नॉन जीरो। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। अब आप क्वेश्चन देखिएगा, शानदार शानदार। देखो बच्चों, ये एक ट्रायंगुलर वेज है जिसका मास है कैपिटल M, और इसके ऊपर एक मास रखा गया है, ये मास है स्मॉल m, और इन दोनों को रेस्ट किया, इन दोनों को रिलीज किया कि भाई तुम फिसलो, और जो मेरा नीचे वाला ट्रायंगुलर ब्लॉक है ना वो भी चलेगा, और जो इसके ऊपर रखा गया है स्मॉल m का मास वो भी चलेगा। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। हमें ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखो, ऑब्जर्वर कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मैं आज आपको समझाता हूं। अगर हम लोग ग्राउंड पर, ये मान लीजिए ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पे यहां पर एक आदमी खड़ा है, ग्राउंड पे यहां पे एक आदमी खड़ा है, और एक ग्राउंड पे खड़ा होकर आदमी इन दोनों ब्लॉक को देख रहा है। तो मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूं कि इस ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को कैपिटल M वाला ब्लॉक किधर जाते दिखेगा? धरती के अंदर? नहीं, धरती के अंदर कैपिटल M नहीं जाएगा। क्या आप कैपिटल M हवा में उड़ते दिखेगा? नहीं, कैपिटल हवा में भी नहीं उड़ेगा। मतलब कैपिटल M वर्टिकली डाउनवर्ड भी नहीं जाएगा, कैपिटल M वर्टिकली अपवर्ड भी नहीं जाएगा। मैं स्मॉल m की पूछ ही नहीं रहा, मैं सिर्फ कैपिटल M की बात कर रहा हूं। स्मॉल m की मुझे बात ही नहीं करनी, मैं सिर्फ कैपिटल M की बात कर रहा हूं। तो आप बोलेंगे सर फिर क्या टेंशन है, कैपिटल M जा रहा है हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन मान लेते हैं E। किसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन माना है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब मैं ग्राउंड वाले से पूछूं कि भाई स्मॉल m के बारे में बता, तो ग्राउंड वाला बोलेगा कि इसकी हाइट लगातार कम हो रही है, पहली बात, और दूसरी बात ये मेरे से दूर भी जा रहा है, क्योंकि अगर कैपिटल M दूर जा रहा है तो कैपिटल M के ऊपर ही तो बैठा है ये, उसी के ऊपर ही तो फिसल रहा है ये। जो कैपिटल M यहां पहुंच जाएगा तो स्मॉल m भी तो इधर ही पहुंच जाएगा। हाँ, फिसलते फिसलते नीचे आ जाएगा वो बात अलग है, लेकिन रहेगा तो इसी सरफेस पे। तो ये सरफेस यहां से उठ के यहां पहुंच गई, तो क्या स्मॉल m का हॉरिजॉन्टल दूरी नहीं बदला? क्या बदला? तो क्या बोलेगा ये आदमी? तो सुनना, अब क्या बोलेगा आदमी? आदमी दो बातें बोलेगा कि यार इस स्मॉल m की एक तो हाइट बदल रही है धरती से, इसका मतलब ये नीचे आ रहा है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है। अगर वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन नहीं होती
तो इसकी हाइट कैसे बदल जाती। और दूसरा, ये हॉरिजॉन्टल में भी चल के जा रहा है, कैसे पता चला, अरे हमसे दूरी बदल रही है इसकी, जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो बदल रहा है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल में भी चल के जा रहा है और ये वर्टिकल में भी चल के जा रहा है। तो ये आदमी बोलेगा कि भाई देखो मेरे हिसाब से इस मतलब मैं इसके, ये आदमी, ये ऑब्जर्वर बोलेगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऑब्जर्वर बोलेगा। ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा वो मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, लेकिन बोल ऑब्जर्वर रहा है, ठीक। तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि भाई देख मेरे इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है ना, उसके दो टुकड़े हैं, उसके दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है वर्टिकली डाउनवर्ड जो इसको डाउनवर्ड लेके आ रहा है, और एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल जो इसको मेरे से दूर लेके जा रहा है। कौन कितना है ये तो हम नहीं जानते, तो हमें दो अननोन मानने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं डाउनवर्ड B और हॉरिजॉन्टल C। आपको ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जितने अननोन कम होंगे उतना आपका जीवन आसान रहेगा। अदरवाइज 3 इक्वेशन 3 अननोन, 4 इक्वेशन 4 अननोन, 5 इक्वेशन 5 अननोन, जितने ज्यादा अननोन होंगे उतनी ज्यादा इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी पड़ेंगी और उतना डिफिकल्ट ही उनको सॉल्व करना हो जाएगा। तो आपको ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि नंबर ऑफ अननोन जितने कम रहें उतना अच्छा है। यहाँ पे ये ऑब्जर्वर 3 अननोन बोलने जा रहा है, अगर आप 2 का इंतजाम कर लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2 अननोन 2 इक्वेशन इजी टू सॉल्व, अदरवाइज 3 अननोन 3 इक्वेशन डिफिकल्ट टू सॉल्व। ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, होगा, जब मजबूरी फंस जाएगी तब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करके देख लेना चाहिए ना कि अगर 2 में काम चल जाए तो वही मैं कोशिश करके आपको दिखा के बता रहा हूं। अब आप क्या करो ना, अब देखो यहां पे रिलेटिव की जरूरत पड़ेगी, बिना रिलेटिव के अब मजा नहीं आएगा सवालों में। तो जिन्होंने रिलेटिव नहीं देखा है दिन रात करके रिलेटिव के एटलीस्ट आगे के 5-6 लेक्चर देखो, नहीं तो नहीं मजा आएगा इन सवालों में, ठीक। तो अगर मैं इस ऑब्जर्वर के हिसाब से देखूं, अगर मैं इस ऑब्जर्वर के हिसाब से देखूं, ये दिख रही आंखें आपको, ये आंखें क्या बोलेंगी, ये आंखें बोलेंगी कि ट्रायंगुलर वेज नहीं चल रहा। ये आंखें क्या बोलेंगी, ट्रायंगुलर वेज नहीं चल रहा, जबकि ये आदमी क्या बोलेगा, ट्रायंगुलर वेज चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, वो एग्जांपल देता हूं। आपसे पूछूं मैं आपके घर की दीवार चल रही है कि, आप बोलेंगे सर नहीं चल रही। आप बोलेंगे घर की दीवार नहीं चल रही, यही है सर, कहीं नहीं गई जाके, यही है घर की दीवार रेस्ट में है। लेकिन जो आदमी जुपिटर पर बैठा है उससे पूछो, वो बोलेगा आपके घर की दीवार चल रही है, लेकिन आपको क्या दिखाई देगी, वो स्टेशनरी, उसको क्या दिखाई देगी, वो मूविंग। तो वही आपसे कह रहा हूं कि इस वाले आदमी को कैपिटल एम कैसा दिखाई देगा, स्टेशनरी, जैसे कि आपको आपके घर की वॉल दिखाई देती है। और इस वाले आदमी को ये कैपिटल एम क्या दिखाई देगा, मूविंग, जैसे कि जुपिटर को अर्थ दिखता है, जुपिटर को अर्थ दिखाई देती है। तो मैं कह रहा हूं कि इस आदमी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कैपिटल एम इज स्टेशनरी। तो इस आदमी को अगर ये स्मॉल एम मोशन करते देखेगा तो अलोंग द इंक्लाइन, क्यों, क्योंकि कैपिटल एम तो रेस्ट में है। किसके हिसाब से, स्मॉल एम के हिसाब से। तो अगर हम स्मॉल एम के रिस्पेक्ट में बात करें तो सॉरी, अगर हम इस कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में बात करें तो स्मॉल एम का एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, मान लेते हैं बी। ये एंगल आपको गिवन है थीटा, गिवन है थीटा। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है बी, ये किसके रिस्पेक्ट में है, कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में पता होता है उसका एक्सेलरेशन ऐड कर देते हैं। तो हमें किसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन पता है, कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में पता है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन चाहिए तो इसका एक्सेलरेशन जाके क्या करो, ऐड कर दो। तो ये एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में बी और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में ए। इन दोनों वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे वो वेक्टर इन आंखों को दिखेगा, ग्राउंड वाली आंखों को, ठीक। ये हो गया एक्सेलरेशन की बात। अब हमें लिखना है न्यूटन सेकंड लॉ। अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लूं, अगर मैं दोनों को सिस्टम मान लूं, इन दोनों के सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इन दोनों के सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल उनको बोला जाएगा जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, धरती सिस्टम का हिस्सा नहीं है,
तो धरती जो फोर्स लगाएगी वो एक्सटर्नल होगा, लेकिन ये दोनों सिस्टम का हिस्सा हैं, तो ये दोनों जो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स होगा। और मुझे इंटरनल फोर्स की बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है एक्सटर्नल फोर्स की। तो जो मेरी धरती है वो जो नॉर्मल लगा रही है, वो जो mg लगा रही है, वो एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे सिस्टम पर कोई भी फोर्स नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स 0 है तो m1a1 m2a2 इसका समेशन x वाले कंपोनेंट का क्या आएगा? 0, क्योंकि नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है 0। इसका कैपिटल M राइट साइड का एक्सेलरेशन है, सबका एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में ले लेता होता, सबका एक्सेलरेशन एक ही साइड में लेते हैं, या तो राइट या लेफ्ट, जो आपकी मर्जी है। तो मैं राइट ले लेता हूं, तो इसका राइट में कितना आएगा बेटा? तो आगे है A, ये B है, और ये एंगल कितना है? थीटा। तो पीछे कंपोनेंट क्या आएगा? B cos थीटा। तो आगे कितना आएगा? A माइनस B cos थीटा। पहला इक्वेशन, एंड दैट दिस इज 0, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इस स्मॉल m पे बात करूं तो मैं कह रहा हूं बेटा इस स्मॉल m पे आप इक्वेशन लिखिए अलोंग द इंक्लाइन ग्राउंड के फ्रेम में। तो ग्राउंड के फ्रेम में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो ये एंगल है थीटा, ए का कंपोनेंट आएगा उधर a cos थीटा। तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा? b माइनस a cos थीटा। मैं यहां ड्राइंग करके दिखाता आपको। इधर है b और a का मैंने जब कंपोनेंट किया इधर आया a cos थीटा और इधर आया a sin थीटा। तो अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम में इन वेक्टर का एडिशन कौन होगा? ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलरेशन। तो ग्राउंड के फ्रेम में जो इधर एक्सेलरेशन आएगा बच्चों वो कितना आएगा? b माइनस a cos थीटा। और ग्राउंड के फ्रेम में इधर कितना आएगा? a sin थीटा। तो ग्राउंड के फ्रेम में इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है? अच्छा, इस पर नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में, mg का कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा और mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा mg sin थीटा। मैं इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखना चाहता हूं। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स दिस इज ओनली mg sin थीटा, बिकॉज नॉर्मल और mg cos थीटा तो इधर है, और ये बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। दो इक्वेशन, दो अननोन, इनको सॉल्व करके आप a और b का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहां से एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, और दोनों को सॉल्व करके आप a और b कैलकुलेट करिएगा। और एक बार ये इक्वेशन एक बार बिना देखे खुद से भी फॉर्मुलेट करिएगा, ठीक है ना? पहली बार में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, फर्स्ट टाइम में हम पढ़े थे, हमको भी गया था, तो आपको भी हो सकता है डिफिकल्ट लगे, जरूरी नहीं है सबको लगे। तो आप उससे डरे नहीं, हिम्मत करें और इक्वेशन लिखें, लिखना सीखें। पहले वही क्वेश्चंस के इक्वेशन लिखें जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है? तो मैं अब आपको अगला क्वेश्चन समझाता हूं। देखो, अब देखो, आप इसमें एक सवाल मेरे से पूछ सकते थे कि आपने न्यूटन्स लॉ इधर क्यों लिखा। देखो, उसका कारण मैं बताता हूं। क्योंकि बच्चों, अगर मैं इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखता ना तो मेरे पास एक अननोन और आ जाता है, ये नॉर्मल। मेरे पास अभी पूरी इक्वेशन दो ही अननोन थे, ए और बी, और दो इक्वेशन थी। अगर मैं इक्वेशन इस डायरेक्शन में लिखता ना तो मेरे पास अननोन हो जाता है 3, ए बी एंड एन। तो मुझे तीसरी एक इक्वेशन और बनानी पड़ती। इस चक्कर में मैंने इस डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई नहीं किया, इस नॉर्मल से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है, और ये है रस्सी, और इधर ये रस्सी ऐसे दीवार से लगी हुई है। और इस ट्रायंगुलर ब्लॉक का मास कैपिटल एम मान लेते हैं, इसका मास स्मॉल एम मान लेते हैं,
और ये ग्राउंड पे ट्रायंगुलर ब्लॉक रखा हुआ है, ये ग्राउंड पे ट्रायंगुलर ब्लॉक रखा हुआ है। अब आपको ये बताना है कि बताइए जो कैपिटल एम और जो स्मॉल एम जो ये ब्लॉक हैं इनके एक्सेलरेशन क्या होंगे। ठीक, अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो यही स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट सब कुछ इसमें यूज आ जाएगा। अब देखो, अब आप इसमें बोलेंगे सर पिछले सवाल भी हुआ उसमें वेज कंस्ट्रेंट कहाँ यूज आया, तो देखो मैं यहां समझा देता हूं कहाँ यूज आया। सबसे पहले आप ये देखिए ग्राउंड के फ्रेम में कैपिटल एम किधर चल के जाएगा, आगे चल के जाएगा, मान लो एक्सेलरेशन है इसे, किसके फ्रेम में, ग्राउंड के फ्रेम में। लेकिन जब आप इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा b, यहां पर आपने वेज कंस्टेंट यूज कर लिया, आपको पता नहीं चला लेकिन आपने यूज कर लिया। कैसे, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये चल के नहीं जाएगा, ये चल के नहीं जाएगा, तो अगर उसको कांटेक्ट में रहते हुए स्लाइड करना है तो उसके पास एक ही चॉइस है इस डायरेक्शन में, और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो इसका कोई वेलोसिटी एक्सेलरेशन है नहीं, तो उसका भी इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी बराबर, एटलीस्ट फॉर द फ्लैट सरफेस। तो इसका इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसका भी इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन सिर्फ इधर आएगा। लेकिन वो एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में है, और अगर हम ग्राउंड के फ्रेम में बात करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन हमें ऐड करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल में, कितना, ए। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा सही बनाते हैं। और इधर बनाते हैं बी, और ये एंगल थीटा दिस इज गिवन। अब मुझे बताइए अगर इन दोनों ब्लॉक को और इस पुली को, इसको मैं एक सिस्टम अगर मान लूं, इतने पार्ट को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, तो इस सिस्टम पे जो यहां से फोर्स लग रहा है टी, ये कौन हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। देखिए मैं एक बाउंड्री बना रहा हूं और इस बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो सिस्टम का हिस्सा है, धरती नहीं है, दोनों ब्लॉक रस्सी यहां तक की। तो मुझे बताइए इस ये वाला